नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित एसएससी एमटीएस के लिए आज की क्लास में क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जिन दोस्तों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम बाकी है वह दोस्त इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये गोविंद बिहारी लाल हैं। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे, जिन्हें 1937 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। ये एक पत्रकार थे। पत्रकारिता के संबंध में ही पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, इस पुरस्कार की शुरुआत न्यूयॉर्क वर्ल्ड के संस्थापक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर वर्ष 1917 से दिया जा रहा है। पंडित रविशंकर भारत के प्रमुख सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर भारत के लिए सर्वप्रथम ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किए थे। 1968 में बेस्ट मिड्स ईस्ट के लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2024 का ग्रैमी पुरस्कार अवार्ड है वो 5 भारतीय संगीतकारों को दिया गया है। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वो 5 भारतीय संगीतकार कौन कौन से हैं? तबला वादक जाकिर हुसैन को दिया गया है। बांसुरी वादक राकेश चौरासिया को दिया गया है। गायक जो शंकर महादेवन हैं उन्हें दिया गया है। वायलिन वादक हैं गणेश राजगोपालन हैं, इनको दिया गया है। जो ताल वादक हैं सेल्वा गणेश विनायक राम हैं, इनको दिया गया है। ये 5 हैं जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। पंडित रविशंकर 5 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के लिए पहली बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता आचार्य विनोबा भावे हैं, जिन्होंने विनोबा भावे ने बुधान आंदोलन के प्रणेता भी माने जाते हैं। इन्होंने बुधान आंदोलन के प्रणेता हैं। गोविंद शंकर कुरूप भारत में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम प्राप्त करने वाले गोविंद शंकर हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी हैं। अब तक भारतीय जो संगीतज्ञ हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है वह कौन कौन से हैं? 1998 में एम सुब्बालक्ष्मी हैं, कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। 1999 में पंडित रविशंकर हैं जो सितार से संबंधित हैं। 2001 में लता मंगेशकर हैं, पार्श्व गायिका हैं। 2001 में ही विस्मल्ला खान हैं जो शहनाई वादक हैं। 2009 में पंडित भीमसेन जोशी हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। 2019 में भूपेन हजारिका को दिया गया है। ये सभी जो संगीतज्ञ हैं इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। प्रथम विजेता हैं जो एस राधाकृष्णन हैं। यह पुरस्कार भारत सरकार के सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2024 में 5 भारतीयों को यह पुरस्कार दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी हैं, पीवी नरसिम्हा राव है, चौधरी चरण सिंह है, एमएस स्वामीनाथन है और कपूरी ठाकुर है। इनको 5 को जो भारत रत्न पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो दारी या पुश्तो है इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो जोनखा है। श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहली या तमिल है। चीन में बोली जाने वाली भाषा है मदारिन है या पुतोंग हुआ है। म्यांमार में बोली जाने वाली भाषा वर्मी है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत किस वर्ष में किया गया था? तो 2013 में किया गया था हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत। भारत में पहला हॉकी क्लब 1885-86 में कोलकाता में बना था। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट बैटन कप 1895 में कोलकाता में शुरू हुआ था। भारत में पहला हॉकी संघ बंगाल हॉकी एसोसिएशन 1908 में कलकत्ता में बना था। भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना 1974 में हुई थी। भारतीय हॉकी टीम ने 1928 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय हॉकी टीम ने 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। जो भारतीय हॉकी टीम है 1928 से 1956 तक लगातार स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में। भारतीय हॉकी टीम ने अब तक 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, जो सभी राष्ट्रीय टीमों से ज़्यादा हैं।
हॉकी वर्ल्ड कप पुरुष की शुरुआत 1971 में हुआ था। प्रथम विजेता पाकिस्तान था और भारत एक बार जीते हैं 1975 में। 2023 हॉकी वर्ल्ड कप पुरुष उड़ीसा में हुआ था। विजेता जर्मनी थी, उपविजेता बेल्जियम रहा था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की स्थापना कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी। आईपीएल 2008 में राजस्थान रॉयल विजेता रही थी और उन्होंने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। इंडियन प्रीमियर लीग है जो 2024 है, इसमें ये 17वां संस्करण है। 2024 में जो विजेता टीम है वह कोलकाता नाइट राइडर्स है और उप विजेता सनराइज हैदराबाद है। 2024 में आईपीएल में ऑरेंज कैप है ये विराट कोहली को मिली थी और पर्पल कैप है ये हर्षल पटेल को मिली थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकेट हर्षल पटेल ने लिए थे और सबसे ज़्यादा रन है वो विराट कोहली ने बनाए थे। वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत 2023 में हुआ है। प्रथम विजेता मुंबई इंडियंस 2024 की उप विजेता हैं और राजस्थान रॉयल्स हैं वो उप विजेता हैं। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुई थी। प्रो कबड्डी लीग 2024 के विजेता पुनेरी पल्टन है जिन्होंने हरियाणा को हराया था। पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय की शुरुआत 1975 में हुआ था और भारत 1983, 2011 में 2 बार विजेता बन चुका है। 2023 वर्ल्ड कप में विजेता ऑस्ट्रेलिया रही है और उप विजेता भारत रहा था। जब शुरुआत 1975 में हुई थी तो इसकी विजेता टीम थी वो वेस्ट इंडीज़ थी दोस्तों। वेस्ट इंडीज़ के द्वारा 1975 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता गया था। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप एक दिवसीय की शुरुआत 1973 में हुआ था। 2025 में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप एक दिवसीय भारत में होगी। 2024 में T20 महिला वर्ल्ड कप संयुक्त अरब अमीरात में होगा। जो आईसीसी T20 अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत है 2023 में ही हुआ है। प्रथम विजेता है वो भारत रहा है। इंग्लैंड को हराकर ये प्रतियोगिता अपने नाम किया है। प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो साउथ अफ्रीका में किया गया था। अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप 2025 का जो 25 है उसका आयोजन मलेशिया में होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 दिल्ली में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। दिल्ली के प्रसिद्ध प्रगति मैदान में बनाई गई कंजर्वेशन सेंटर का नाम जो भारत मंडपम दिया गया है। जो विश्व पुस्तक मेला का आयोजन है वो प्रगति मैदान में ही होता है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो विषय है वो वसुधैव कुटुंब है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था। G20 में नए सदस्य के रूप में अफ्रीका यूनियन को स्थायी परमानेंट सदस्य बनाया गया है। अमेरिका जो अफ्रीका यूनियन है इसमें कुल 55 देश शामिल हैं। G20 का आगामी बैठक 2024 ब्राजील में होगी और 2022 में यह बैठक इंडोनेशिया में बाली में हुई थी। दिल्ली स्थित पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा गया है और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है और दिल्ली स्थित जो मुगल गार्डन था उनका नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है। ये फैक्ट भी याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मेहंदी लोक कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान की प्रसिद्ध है मेहंदी लोक कला है। राजस्थान की जो लोक कलाएँ हैं उनमें रंगोली है, कोहावर है, थापा कला है, गोदना है, सांझी है, मेहंदी है, मधुबनी है, वर्ली है। ये प्रमुख लोक कलाएँ हैं जो राजस्थान की हैं। गोदना, अरिपन, सामा, चकेवा, छठ त्योहार, मिथिला पेंटिंग ये लोक कलाएँ बिहार की लोक कलाएँ हैं। काठी, गंभीरता, ढाली, जात्रा, कीर्तन, ब्रिटा, बाउल ये पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। कालबेलिया, घूमर, कठपुतली, चांग, तेहरताली, चरी राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं। कालबेलिया को यूनेस्को की मान्यता प्राप्त है। इन्होंने यूनेस्को के विश्व में शामिल है यूनेस्को के। इसे गुलाबो सपेरो के द्वारा नृत्य किया जाता है। गुलाबो सपेरो के द्वारा ही कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर मान्यता दिलाई थी। बिहार में छड़ कठपुतली को यमपुरी कहा जाता है। रंगोली, वर्ली पेंटिंग, तमाशा, लावणी, लेजिम, फुगड़ी, कोली, दही हंडी उत्सव है जो गुड़ी पड़वा सभी महाराष्ट्र के त्यौहार हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों।
काफ़ी बार जो लावणी है और तमाशा है ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। सरहुल त्यौहार है, रोहिणी फेस्टिवल है, सोहराय, खोबर, खुरुख लोक नृत्य है, छऊ है, ये झारखंड के राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित हैं? तो ये अनुच्छेद 149 के अंतर्गत वर्णित हैं। संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन करता है जो भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 48 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 65 वर्ष की आयु तक होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की जांच करते हैं और रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। भारत के जो प्रथम महालेखा परीक्षक हैं वो नरहरि राव हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं किसी भी समुद्री किनारे को स्पर्श नहीं करती हैं? तो भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं हैं समुद्री किनारे से स्पर्श नहीं करते हैं? तो 19 राज्य हैं। भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्री किनारे पर स्थित हैं, जिनमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ये पश्चिमी बंगाल है। और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, दमन और दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। ये सभी हैं जो 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत की तटीय सीमा के किनारे स्पर्श करते हैं। भारत के तटीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा है वो गुजरात की है और दूसरी है वो आंध्र प्रदेश की है। भारत की समुद्र तट की रेखा की कुल लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है और मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। दुनिया में सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो कनाडा की है स्थलीय सीमा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत के साथ जो स्थलीय सीमा है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे छोटी है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो लॉस एंजिल्स में किया गया था। जून 2020 में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अमेरिका के लॉस एंजिल्स में विवेकानंद जो योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है उसका उद्घाटन किया गया है। जो विश्व योग दिवस है ये 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार विश्व योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। 2023 में जो विश्व योग दिवस है इसकी थीम है वसुधैव कुटुंब है। योग दर्शन के संस्थापक हैं वो पतंजलि हैं। बिहार के मुंगेर में भारत का सबसे पुराना योग विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना स्वामी सत्यानंद ने की थी। जो बिहार है मुंगेर है उसमें सबसे पुराना विश्वविद्यालय है योग का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 128वां संविधान संशोधन विधेयक किस संबंध का था? यानी कौन से संबंध से संबंधित है 128वां? तो महिला आरक्षण बिल से संबंधित है। इस बिल को सितंबर 2023 में पास किया गया था जिसके तहत लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट का प्रावधान किया गया था। 1992 के 73वां संविधान संशोधन, यह संशोधन 1993 में लागू हुआ था। इसके तहत देश में पंचायती राज के अंतर्गत महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया था, लेकिन बाद में अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि में आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। 106वीं संविधान संशोधन विधेयक है 2006 में। इसमें संविधान के भाग 9B जोड़ा गया था जो सहकारी समितियों से संबंधित है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि 106वां संविधान संशोधन विधेयक है वो कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है। जीएसटी से संबंधित है। 122वां संविधान संशोधन विधेयक है जिसे 2016 में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। 2017 1 जुलाई से ये लागू हुआ था। जीएसटी परिषद में टोटल 23 सदस्य होते हैं जिसमें से 31 सदस्य हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के
विधानसभाओं से आते हैं और जबकि 2 सदस्य हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से आते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता है वो भारत के वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित चतुरलाल किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो तबला वादक हैं ये। तबला के अन्य जो प्रमुख कलाकार हैं वो जाकिर हुसैन हैं, अल्लाह रखा खान हैं, खुदाई महाराज हैं, लतीफ़ा खान हैं, किशन महाराज हैं, अंबिका प्रसाद हैं और सुखविंदर सिंह हैं। ये सभी तबला वादक हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इनके बारे में। सरोद वादक हैं वो कौन कौन से हैं? अमजद अली खान हैं, अली अकबर खान हैं, अलाउद्दीन खान हैं, बुद्ध सेन और दास गुप्ता, ये सभी सरोद वादक हैं। सारंगी हैं वो वादक कौन कौन से हैं? पंडित राम नारायण हैं, इंद्रलाल है, साबरी खान है, सुल्तान खान है, वजीर खान है और आसिफ अली खान है। ये सभी सारंगी वादक हैं। बांसुरी वादक हैं वो कौन कौन से हैं? हरि प्रसाद चौरसिया है, पन्नालाल घोष है, राजेंद्र प्रसन्ना है, राजेंद्र कुलकर्णी है, बी कुंजमानी है, टी आर महालिंगम है। ये इत्यादि हैं जो सभी बांसुरी वादक हैं। अलका ठाकुर बांसुरी वादक में पोस्ट ग्रेजुएट करने वाली पहली महिला भारतीय महिला है जिन्होंने बांसुरी वादक में पोस्ट ग्रेजुएट की है। बिस्मिल्लाह खान हैं, अली अहमद हैं, ये शहनाई वादक हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिस्मिल्लाह खान है वो कौन से वादक हैं? तो ये शहनाई वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन, यह क्षेत्र किस रेखा पर स्थित है? तो ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। यह पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है जो उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में यह निम्न दाब का क्षेत्र है जहां वायु या व्यापारिक पवनें ऊपर उठती हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 5 डिग्री सेंटीग्रेड के विस्तार के साथ ITCZ जोन पाया जाता है, यानी भूमध्य रेखा है इसके 5 डिग्री और 5 डिग्री दक्षिण में इसके बीच का जो क्षेत्र है इसे ITCZ कहा जाता है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को डोल्ड्रम कहते हैं। भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 50 डिग्री अक्षांश के बीच गरजता चालीसा नामक पछुआ पवनें चलती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूरिज्म गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर में स्थित है। इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन सबसे अधिक टूलिप के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2023 के अंदर चिन्हित किया गया है। इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन में लगभग 68 से अधिक प्रजातियों की टूलिप पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जहांगीर के द्वारा निर्माण किया गया प्रमुख निशांत बाग भी स्थित है। जम्मू कश्मीर को 2019 में भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सल्तनत काल में दीवान मुस्तखराज किस विभाग से संबंधित हैं? तो राजस्व विभाग से संबंधित हैं दीवान मुस्तखराज। जो सल्तनत काल में जो प्रमुख विभाग हैं वो कौन कौन से हैं? दीवान ए रिसालत हैं, ये अपील विभाग से संबंधित हैं जिसमें विदेशी मामलों का प्रभार या राजनयिक पत्रकारों से निपटना होता है। दीवान ए अर्ज हैं, ये सैन्य विभाग से संबंधित हैं। दीवान ए इस्कियाक है, ये पेंशन विभाग से संबंधित हैं। दीवान ए मुस्तखराज हैं, ये बकाया विभाग से संबंधित हैं। दीवान ए कोही हैं, ये कृषि विभाग से संबंधित हैं। दीवान ए इंसा है, ये पत्राचार है विभाग है उनसे संबंधित हैं। दीवान ए बंदगान है, ये दास विभाग से संबंधित हैं। दीवान ए कंजा है, ये विभाग का जो न्याय विभाग है उससे संबंधित है। दीवान ए खैरात है, ये दान विभाग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवपाषाण काल में चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है प्रसिद्ध स्थल कोहलडी वावा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण काल युग में प्रसिद्ध स्थल है जो बेलन घाटी मिर्ज़ापुर में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली सभी क्वेश्चन आज इस क्लास में करवाए हैं। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना।